नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भावनात्मक उफान और सियासी तूफान की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के एक भाषण ने विपक्ष के 16 दिन के नैरेटिव को पलट दिया है। साथ ही चर्चा करेंगे जीएसटी 2.0 के तहत ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाली राहत की, जिसे पीएम ने दीपावली गिफ्ट करार दिया है। इसके अलावा बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सियासी रंगमंच पर विपक्ष और एबीवीपी की अनोखी एकजुटता की भी बात आपको बताएंगे। और अंत में तेलंगाना में बीआरएस के भीतर पारिवारिक और सियासी ड्रामे पर नजर डालेंगे, जहां के कविता को उनके पिता के चंद्रशेखर राव ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से समझने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी राज्य कृषि परिषद का पुनर्गठन, बीएल एग्रो के घनश्याम खंडेलवाल बने चेयरमैन। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 2024 तक आए अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे, सीएए पर केंद्र का बड़ा फैसला। यमुना का जल स्तर पहुंचा 207.19 के पार, बारिश जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बिहार भाजपा के बड़े नेताओं की अमित शाह के संग बैठक, एनडीए में सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। भारत डीप फेक 2025 की दिशा में बढ़ेगा यूपी, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। पंजाब के 12 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित, 3 लाख लोगों को छोड़ना पड़ा घर। पवन खेड़ा ही नहीं, उनकी पत्नी के पास भी 2 मतदाता पहचान पत्र, भाजपा ने लगाया आरोप। 17 साल बाद जेल से बाहर आया गैंगस्टर अरुण गवली, हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। सोना चांदी ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, 1,09,742 प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। जीएसटी परिषद के फैसले से पहले बाजार में हरियाली, सेंसेक्स 409 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,700 के पार। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गर्माहट के बीच आज 3 सितंबर से इसकी अगली जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ विपक्षी महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए 16 दिनों तक बिहार की जनता के बीच अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावनात्मक और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक से पूरे चुनावी नैरेटिव को पलट दिया है। जी हां, दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से उनकी स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अब शब्दों के इस्तेमाल ने न केवल सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, बल्कि पीएम मोदी के 29 मिनट के भाषण ने इस बिहार की माताओं और बहनों को बेटियों के सम्मान से जोड़कर एक नया मोड़ दे दिया है। आपको बता दें, 27 अगस्त को बिहार के दरभंगा जिले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। वायरल वीडियो में एक शख्स जिसकी पहचान मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के रूप में हुई है, मंच से अपशब्द कहे। इस मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तेजस्वी यादव की तस्वीरें थीं। हालांकि इस समय ये नेता वहां मौजूद नहीं थे। इस घटना ने बीजेपी को विपक्ष पर हमला करने का बड़ा मौका दिया है। दरभंगा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को लोकतंत्र पर दाग करार देते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। बीजेपी ने इसे बिहार की संस्कृति, परंपराओं और मातृ सम्मान के खिलाफ बताया, जिससे ये मुद्दा भावनात्मक रूप से जनता के बीच गूंजने लगा है। वहीं बीते दिन 2 सितंबर को पीएम मोदी ने इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करीब 20 लाख महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, माँ हमारा संस्कार है। मेरी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें आरजेडी कांग्रेस के मन से गालियां दी गईं। ये सिर्फ मेरी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटी का अपमान है। इस दौरान उनकी आंखें नम हो गईं और ये पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
पीएम मोदी का ये बयान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला था। जाहिर है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जो 17 अगस्त से शुरू हुई थी, उसका मकसद मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए जाने के मुद्दे को उठाना था। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी का मामला बताकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। इस यात्रा में प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य महागठबंधन के नेता शामिल हुए। यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के रोड शो के साथ हुआ। विपक्ष की रणनीति थी जातिगत समीकरणों को साधना, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, लेकिन दरभंगा की घटना ने उनके पूरे नेगेटिव को पटरी से उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे मात्र अपमान का मुद्दा बनाकर बिहार की भावनात्मक जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में न केवल इस मुद्दे को उठाया, बल्कि बिहार के लिए कई विकास योजनाएं और महिलाओं के लिए विशेष सौगात की घोषणा की, जिससे एनडीए का महिला मतदाता आधार मजबूत हो सकता है। देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये साफ है कि बिहार का रण अब केवल नीतियों और वायदों पर नहीं, बल्कि भावनाओं और सम्मान का भी है। पीएम मोदी की यह रणनीति एनडीए को कितना फायदा पहुंचाएगी? क्या विपक्ष इस नैरेटिव को फिर से अपने पक्ष में कर पाएगा? ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन एक बात तय है कि बिहार का ये चुनाव रंगमंच अब पूरी तरह से गर्मा चुका है और जनता की नजरें इस सियासी नाटक के अगले दृश्य पर टिकी हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बड़े टैक्स सुधार की सौगात देने का ऐलान किया था। मौजूदा 4 स्लैब वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम को सरल बनाकर 2 स्लैब सिस्टम में तब्दील करने की घोषणा ने न केवल आम लोगों की उम्मीद बढ़ाई है, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर सहित कई उद्योगों में नई जान फूंकने की संभावना बताई जा रही है, या यूं कहें जताई जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 3 सितंबर से शुरू हो रही जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक में इस नए टैक्स ढांचे को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और उम्मीद है कि जीएसटी 2.0 के तहत कई अहम फैसले लिए जाएंगे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को विशेष रूप से प्रभावित कर सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि जीएसटी में प्रस्तावित बदलाव कारों की कीमत और अर्थव्यवस्था पर क्या असर डाल सकता है। वर्तमान में जीएसटी सिस्टम में 4 टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा कुछ वाहनों पर 1 से 22% तक का अतिरिक्त सेस भी लगाया जाता है, माफ करिएगा टैक्स भी लगाया जाता है, जिसके कारण कारों का कुल टैक्स 29 से 50% तक हो जाता है। केंद्र सरकार ने अब एक साहसिक कदम उठाते हुए प्रस्ताव दिया है कि जीएसटी स्लैब को घटाकर केवल 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% किया जाएगा। इसके साथ ही लग्जरी और सिन गुड जैसे तंबाकू शराब के लिए एक विशेष 40% टैक्स लागू करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इसे दीपावली गिफ्ट करार देते हुए कहा था कि जीएसटी 2.0 आम लोगों, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे मध्यम उद्योगों के लिए, माफ करिएगा उद्यमियों के लिए राहत लेकर आएगा। इस सुधार के तहत करीब 175 प्रोडक्ट्स पर टैक्स दरों में बदलाव होगा, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे प्रमुख है। वर्तमान में कारों पर 28% जीएसटी के साथ 1 से 3% का सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 29 से 31% हो जाता है। नए स्लैब के लागू होने पर इन कारों की कीमत में 7 से 10% तक की कमी आने की उम्मीद है। आसान भाषा में आपको समझाएं तो जैसे मारुति सुजुकी अल्टो K10 जिसकी मौजूदा कीमत 4,23,000 रुपए से शुरू होती है, जीएसटी में कटौती के बाद ये कीमत लगभग 3,79,000 रुपए तक कम हो जाएगी, यानी कि करीब 34,000 रुपए की बचत। आपको बता दें ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये सुधार जरूरी क्यों है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में छोटी कारों की बिक्री में कमी आई है, क्योंकि उपभोक्ता अधिक सुविधाएं और बड़े आकार वाली एसयूवीज
की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जीएसटी में कटौती से छोटी कारों की कीमत कम होने की उम्मीद है। जाहिर है दीपावली से पहले एक नई शुरुआत जीएसटी 2.0 के तहत ये सुधार न केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए है बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये सुधार न केवल आम लोगों के लिए सस्ती कारों का सपना साकार करेगा बल्कि ऑटोमोबाइल उद्योग को नई गति देगा, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये प्रस्ताव बदलाव दीपावली से पहले लागू हो पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के लिए एक डबल दीपावली का तोहफा हो सकता है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स की मान्यता और अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज से सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। ये मामला अब केवल छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक बड़े राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया है। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा और राष्ट्रीय छात्र संगठन ने भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन में आवाज बुलंद की है, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई करार देकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल बीते दिन 1 सितंबर को बाराबंकी लखनऊ देवा रोड पर स्थित श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में एलएलबी के छात्रों और भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। छात्रों का आरोप था कि यूनिवर्सिटी 2022 से बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के एलएलबी कोर्स में दाखिले ले रही है, जिससे उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। जिसके अलावा यूनिवर्सिटी पर मनमाने ढंग से 5,000 रुपए तक के जुर्माने और 2 छात्रों के असंवैधानिक निष्कासन का भी आरोप है। छात्रों ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा आयोजित करने की कोशिश की थी, जिसे प्रशासन ने रोक दिया था। प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब छात्रों ने यूनिवर्सिटी के उपकुलपति से मुलाकात की मांग की। विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी के नेतृत्व में भारी भीड़ जमा होने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें 24 से अधिक छात्र घायल हुए। कुछ छात्रों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर और मियो अस्पताल में भर्ती कराया गया। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों को छात्रों पर लाठियां बरसाते और घायलों को घसीटते देखा जा सकता है, जिससे जनता और विपक्ष के बीच आक्रोश को और भड़का दिया है। इस घटना ने न केवल छात्र संगठनों को एकजुट किया है बल्कि विपक्षी दलों को भी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा ने लखनऊ में राजभवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। गुस्साए कार्यकर्ता सड़कों पर लेट गए और कुछ बसों पर चढ़ गए, जिन्हें पुलिस ने धक्का देकर हटाया। एनएसयूआई ने भी भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन में आवाज उठाई है और पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। वहीं सपा नेता फखरुल हसन चांद और कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने घायल छात्रों से अस्पताल में मुलाकात की, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी देर रात छात्रों से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं अखिलेश ने घायल छात्रों के लिए समुचित इलाज और प्रति छात्र 1 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। जाहिर है बाराबंकी का लाठीचार्ज मामला अब केवल यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहा, ये एक सियासी जंग बन चुका है, जिसमें विपक्ष ने एबीपी के समर्थन में उतरकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की रणनीति बनाई है, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ ला सकती है। दूसरी ओर योगी सरकार ने तुरंत कार्रवाई कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन एबीवीपी का आक्रोश और विपक्ष का हमला इस मुद्दे को और तूल दे सकता है। जैसा कि लखनऊ और बाराबंकी में विरोध प्रदर्शन जारी है, ये साफ है कि ये मामला जल्द शांत होने वाला नहीं है। छात्रों का गुस्सा, विपक्ष का समर्थन और सरकार की जवाबदेही इस सियासी नाटक के
अगले दृश्य को और रोमांचक बनाने वाले हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस में एक सियासी पारिवारिक ड्रामा सामने आया है। पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी बेटी और विधान परिषद सदस्य के कविता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया है। इस फैसले ने न केवल बीआरएस के भीतर हलचल मचा दी है, बल्कि केसीआर के परिवार में गहरे मतभेदों को भी उजागर किया है। कविता के निलंबन के बाद उनके समर्थकों ने हैदराबाद में उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने कुछ जगह पर उनके पोस्टर जलाए। वहीं के कविता ने विधायकी छोड़ने का ऐलान किया है। जी हां, उन्होंने आज बुधवार को हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद के सदस्य पद से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने एक बार फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर बीआरएस को कमजोर करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, कविता ने 1 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने चचेरे भाई और पूर्व सिंचाई मंत्री टी हरीश राव, पूर्व राज्यसभा सांसद जे संतोष कुमार और मेगा इंजीनियरिंग के एमडी मेगा कृष्ण रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि ये लोग केसीआर की छवि को बदनाम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कविता, जो 2014-2019 तक निजामाबाद से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं, तेलंगाना आंदोलन में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। उन्होंने तेलंगाना जागृति की स्थापना की थी। वहीं कविता को मार्च 2024 में दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और अगस्त 2024 में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही। ये तो थी आज की बड़ी खबरें, जो न केवल सियासी रंगमंच को गर्म कर रही थी, बल्कि आम जनता के बीच गहरी छाप छोड़ रही थी। इन सभी मुद्दों पर नजर रखते हुए ये साफ है कि आने वाले दिन और भी रोमांचक होने वाले हैं। सियासत, सुधार और संघर्ष की इन कहानियों का अगला अध्याय क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। देखते रहिए खबरें अब तक। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।